नमस्कार। आज की कहानी है अब अपमान नहीं सहूंगी मैं। सपना, चाय बनेगी या अभी भी वही खटर पटर चल रही है? सपना ने तुरंत जवाब दिया, बस माँ जी अभी लाई। वो ट्रे में 3 कप चाय रखकर ड्राइंग रूम में ले आई। वहां जानकी देवी, किशन और उसकी नई नई आई पत्नी सोनम बैठे थे। सोनम को इस घर में आए अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। जानकी देवी ने चाय लेते हुए कहा, देखो सपना, अब घर में लोग बढ़ गए हैं, काम भी बढ़ेगा और खर्च भी। सपना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ माँ जी, सब हो जाएगा। वो वापस मुड़कर रसोई में जाने लगी, तभी जानकी देवी ने उसे रोक दिया। रुको, बात अभी पूरी नहीं हुई है। सपना वहीं खड़ी रह गई। जानकी देवी ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, आज शाम को सब बैठकर एक जरूरी बात करेंगे, तुम भी वहीं रहना। सपना ने बस सिर हिला दिया। दिन भर वही रोज का काम चलता रहा, सफाई, खाना, कपड़े, सब कुछ। बीच बीच में वो अपने फोन पर ऑफिस के मैसेज भी देख लेती थी, क्योंकि घर के काम के साथ साथ वो एक प्राइवेट कंपनी में भी काम करती थी। उसकी सैलरी ही इस घर की सबसे बड़ी सहारा थी, लेकिन इस बात का जिक्र घर में कोई नहीं करता था। शाम के करीब 8 बजे सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। माहौल थोड़ा भारी था। जानकी देवी ने सीधा कहना शुरू किया, देखो सपना, अब घर में जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। किशन की शादी हो चुकी है, खर्च भी बढ़ गया है, इसलिए अब एक नया नियम होगा। सपना चुपचाप सुनती रही। आज से तुम्हारी पूरी सैलरी मेरे हाथ में आएगी। कमरे में एकदम से सन्नाटा हो गया। सपना को जैसे एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। उसने धीरे से पूछा, पूरी सैलरी? जानकी देवी ने सख्त आवाज में कहा, हाँ, पूरी सैलरी। इस घर में रहना है तो कमाई भी घर के हाथ में देनी पड़ेगी। सोनम ने भी धीरे से कहा, मम्मी जी सही कह रही है भाभी, घर सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। सपना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसे साफ साफ समझ आ रहा था कि ये बात अचानक नहीं आई है, इसके पीछे कई दिनों से बहुत कुछ चल रहा था। सपना ने शांत आवाज में कहा, माँ जी, मैं पहले भी घर में खर्च करती हूँ, लेकिन पूरी सैलरी देना थोड़ा मुश्किल होगा। जानकी देवी का चेहरा सख्त हो गया। क्यों मुश्किल होगा? जब इस घर में रहती हो तो पैसा भी घर का ही हुआ ना। सपना ने धीरे से कहा, माँ जी, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जानकी देवी तुरंत बोली, कौन सी जिम्मेदारियां? यहाँ रहने का खर्च कम है क्या? सपना चुप हो गई। उसे याद आया 3 साल पहले जब इस घर पर लोन का बोझ बढ़ गया था और बैंक वाले रोज फोन करते थे। तब वही थी जिसने अपनी सैलरी से सारी किस्तें भरनी शुरू की थी, लेकिन उस वक्त किसी ने ये नहीं कहा था कि बहू घर संभाल रही है। अब अचानक उसकी पूरी कमाई पर हक जताया जा रहा था। जानकी देवी ने फिर सख्त आवाज में कहा, देखो सपना, साफ बात है, अगर इस घर में रहना है तो कमाई मेरे हाथ में देनी होगी। सपना ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, और अगर ना दूं तो? जानकी देवी ने बिना झिझक जवाब दिया, तो इस घर में रहने का हक भी नहीं रहेगा। ये सुनते ही कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। किशन ने धीरे से कहा, मम्मी, इतनी बड़ी बात मत कहिए। लेकिन जानकी देवी गुस्से में बोली, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, बहू को उसकी औकात याद रहनी चाहिए। सपना ने ये शब्द सुने और कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़ी रही। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है माँ जी, कल सुबह बात करते हैं। सोनम हल्की हंसी के साथ बोली, बात क्या करना है भाभी, अब तो फैसला हो चुका है। सपना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा बंद करके वो कुछ देर तक खड़ी रही। फिर अलमारी खोली और अंदर से एक पुरानी फाइल निकाल कर हाथ में ले ली। उस फाइल में कुछ ऐसे कागज थे जिसके बारे में इस घर में शायद ही किसी को पता था। सपना ने फाइल को देखा और धीरे से खुद से कहा, कल सुबह सब साफ हो जाएगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था। उसे पता था कि कल सुबह इस घर की कहानी बदलने वाली है। रात भर सपना को ठीक से नींद नहीं आई। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी जो शाम को ड्राइंग रूम में हुई थी। अगर इस घर में रहना है तो कमाई मेरे हाथ में देनी होगी। जानकी देवी की वो बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। सपना ने करवट बदली और छत की तरफ देखते हुए बोली, 8 साल में उसने इस घर के लिए क्या क्या नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि जैसे वो इस घर में मेहमान बनकर रह रही हो। सुबह के करीब 5 बजे वो उठकर बैठ गई। घर में सभी अभी सो रहे थे। आंगन में हल्की ठंड थी। वो धीरे से उठी और अलमारी खोली। अंदर वही फाइल रखी थी जिसे उसने रात में निकाला था। सपना ने फाइल हाथ में ले ली और कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। 3 साल पहले की सारी बातें उसके सामने घूमने लगी। जब बैंक वाले रोज फोन करते थे, जब इस घर पर लोन का बोझ बढ़ता जा रहा था और जब एक एक करके सबने हाथ खड़े कर दिए थे,
उसी समय पिताजी ने उससे कहा था कि अगर तुम किस्त भर सकती हो तो घर बच जाएगा, और उसी दिन से उसने हर महीने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा उस लोन में देना शुरू कर दिया था। लेकिन आज उसी घर में उसकी कमाई पर सवाल उठाया जा रहा था। सपना ने फाइल वापस अलमारी में रखी और रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद घर में हलचल शुरू हो गई। जानकी देवी आंगन में आई और बोली, सपना, चाय बना दी क्या? जी माँ जी, अभी लाई। कुछ ही मिनट में चाय की ट्रे फिर से ड्राइंग रूम में थी। आज माहौल थोड़ा अलग था, जैसे सबको उसी बात का इंतजार हो जो रात में अधूरी रह गई थी। किशन सोफे पर बैठा मोबाइल देख रहा था। सोनम भी पास ही बैठी थी। जानकी देवी ने चाय का कप रखते हुए कहा, तो सपना, अब बताओ क्या सोचा तुमने? सपना ने सीधा जवाब नहीं दिया। किस बारे में माँ जी? जानकी देवी ने हल्का सा ताना मारते हुए कहा, इतनी जल्दी भूल गई? कल जो बात हुई थी वही? सोनम भी मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, मम्मी जी ने बिल्कुल सही कहा है, घर चलाने के लिए सबको मिलकर देना पड़ता है। सपना ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। जानकी देवी ने फिर सख्त आवाज में कहा, सीधी बात है, आज से तुम्हारी सैलरी मेरे हाथ में आएगी। कुछ सेकंड कमरे में खामोशी रही। फिर सपना ने धीरे से कहा, माँ जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जानकी देवी ने कहा, पूछो। सपना ने शांत आवाज में पूछा, अगर मैं इस घर की जिम्मेदारी निभाती रही तो क्या मुझे इस घर में सम्मान भी मिलेगा? जानकी देवी हंस पड़ी। बहुत बड़ी बातें करने लगी हो तुम। बहू को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना मिल रहा है। सपना ने धीरे से कहा, अगर सम्मान होता तो मुझे घर से निकालने की बात नहीं होती। ये सुनते ही जानकी देवी का चेहरा सख्त हो गया। देखो सपना, बात घुमाओ मत। हमने साफ कहा था कमाई घर में दो, वरना इस घर में रहने का हक नहीं रहेगा। किशन ने धीरे से कहा, मम्मी इतनी कड़वी बात मत कहिए। लेकिन जानकी देवी उसकी तरफ देखे बिना कहा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। सोनम भी बोली, भाभी, मम्मी जी का मतलब बस इतना है कि घर की कमाई घर में ही रहनी चाहिए। सपना कुछ सेकंड तक सबको देखती रही। फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, ठीक है माँ जी, अगर यही नियम है तो आज एक बात साफ कर लेते हैं। जानकी देवी बोली, क्या साफ करना है? सपना ने कहा, आज शाम को जब सब खाली होंगे तब हम बैठकर आराम से बात करेंगे। सोनम हंसते हुए बोली, इतनी सी बात के लिए शाम तक का इंतजार क्यों? सपना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि शाम को कुछ जरूरी कागज भी दिखाने हैं। ये सुनते ही जानकी देवी चौंक पड़ी। कौन से कागज? सपना ने सिर्फ इतना कहा, घर से जुड़े कागज। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। किशन ने पहली बार ध्यान से सपना को देखा। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो पहले से सब तय करके बैठी हो। शाम होने तक पूरे घर में वही बात घूमती रही। सोनम कई बार किशन से पूछ चुकी थी, तुम्हारी भाभी कौन से कागज दिखाने वाली है, लेकिन किशन के पास भी कोई जवाब नहीं था। शाम के करीब 8 बजे फिर वही ड्राइंग रूम था, वही लोग थे, लेकिन आज माहौल पहले से भी ज्यादा भारी था। सपना अपने कमरे से बाहर आई और उसके हाथ में वही फाइल थी। उसने धीरे से फाइल मेज पर रख दी और शांत आवाज में बोली, माँ जी, आज सब साफ हो जाएगा। कमरे में बैठे तीनों लोग उस फाइल को देखने लगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस फाइल में ऐसा क्या है। ड्राइंग रूम में गहरा सन्नाटा था। मेज पर रखी फाइल को सब ऐसे देख रहे थे जैसे उसके अंदर कोई बड़ा राज छुपा हो। जानकी देवी ने अधीर होकर कहा, सपना, आखिर इन कागजों में ऐसा क्या है जो इतना नाटक कर रही हो? सपना ने धीरे से फाइल खोली। उसके हाथ बिल्कुल शांत थे। माँ जी, नाटक मैं नहीं कर रही, बस आज सच सामने रख रही हूँ। सोनम ने ताना मारते हुए कहा, भाभी, सीधा सीधा बोलिए ना, इतना सस्पेंस क्यों बना रही हैं? सपना ने फाइल से एक कागज निकाला और मेज पर रख दिया। पहले इसे पढ़ लीजिए। जानकी देवी ने कागज उठाया। शुरुआत में उनके चेहरे पर वही शक्ति थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी नजरें नीचे जाती रही, उनका चेहरा बदलने लगा। किशन बेचैन होकर बोला, क्या है मम्मी? जानकी देवी ने बिना कुछ कहे कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। किशन ने कागज पढ़ा और कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रह गया। सोनम ने झुंझलाकर कहा, कोई बताएगा भी कि इसमें क्या लिखा है? तभी सपना ने पहली बार साफ और मजबूत आवाज में कहा, इसमें लिखा है कि ये घर अब मेरे नाम पर है। जैसे ही ये शब्द कमरे में गूंजे, सबके चेहरे बदल गए। क्या? सोनम लगभग चिल्ला पड़ी। जानकी देवी गुस्से में बोली, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ। ये घर हमारे परिवार का है। सपना ने शांत आवाज में कहा, हाँ माँ जी, लेकिन अब नहीं है। किशन ने कागज को फिर से देखा। भाभी, ये कैसे हो सकता है? सपना ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले जब बैंक वाले रोज फोन करते थे, जब लोन की किस्त रुक गई थी, तब पापा जी ने मुझसे बात की थी। जानकी देवी चिढ़कर बोली, तो क्या हुआ? सपना ने धीरे से कहा, तब मैंने ही कहा था कि मैं किस्त भरूंगी। किशन थोड़ा चौंका, लेकिन भाभी, वो तो हम सब मिलकर भर रहे थे। सपना हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर सब मिलकर भर रहे थे तो बैंक की रसीदों में सिर्फ मेरा नाम क्यों है? ये सुनकर किशन चुप हो गया।
सपना ने फाइल से कुछ और कागज निकाले और मेज पर रख दिए। ये पिछले 3 साल की ईएमआई की रसीदें हैं, हर महीने मेरी सैलरी से गई हैं। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। सोनम ने भी फिर से कहा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, घर तो परिवार का ही होता है। सपना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, फर्क पड़ता है सोनम, क्योंकि उसी समय पापा जी ने ये घर मेरे नाम ट्रांसफर कर दिया था। जानकी देवी गुस्से से कांपने लगी। बहुत बड़ी चाल चली है तुमने, हमें ही हमारे घर से निकालने की तैयारी कर ली। सपना ने शांत आवाज में कहा, मैंने कोई चाल नहीं चली माँ जी, बस घर बचाया था। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर जानकी देवी अचानक बोली, ठीक है, अगर घर तुम्हारा है तो हमें निकाल दो, यही चाहती हो ना। सपना ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, लेकिन दर्द जरूर था। माँ जी, निकालना मेरा मकसद कभी नहीं था। वो कुछ सेकंड रुकी, फिर धीरे लेकिन साफ आवाज में बोली, लेकिन अपमान सहना अब बंद होगा। अब अपमान नहीं सहूंगी मैं। कमरे का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी हो गया। किशन बेचैन होकर खड़ा हो गया। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन असली फैसला अभी बाकी था और वो फैसला सपना ही लेने वाली थी। ड्राइंग रूम में कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। मेज पर रखे कागज जैसे पूरे घर की सच्चाई खोलकर रख चुके थे। जानकी देवी गुस्से में खड़ी हो गई। बहुत बड़ा खेल खेला है तुमने सपना, हमें ही हमारे घर से पराया कर दिया। सपना ने शांत आवाज में कहा, मैंने किसी को पराया नहीं किया माँ जी, बस सच सामने रख दिया। सोनम तिलमिलाकर बोली, भाभी, घर अपने नाम कर लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। सपना ने उसकी तरफ देखकर कहा, बड़ा बनने की कोशिश मैंने कभी नहीं की, लेकिन छोटा बनकर रहना भी अब बंद होगा। किशन ने धीरे से कहा, भाभी, बात को इतना मत बढ़ाइए, घर में झगड़ा ठीक नहीं है। सपना ने उसकी तरफ देखा, झगड़ा मैंने नहीं शुरू किया किशन, कल रात मुझे घर से निकालने की बात किसने कही थी। किशन के पास कोई जवाब नहीं था। जानकी देवी गुस्से में बोली, तो अब क्या चाहती हो तुम। सपना कुछ पल चुप रही, फिर बहुत ही शांत आवाज में बोली, फैसला बहुत सीधा है माँ जी, इस घर में सब रहेंगे, लेकिन अब कोई मेरी कमाई पर हक नहीं जताएगा। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सपना ने आगे कहा, और आज के बाद कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि इस घर में रहने का हक नहीं है। सोनम धीरे से बोली, और अगर कोई कह दे तो। सपना ने सीधा जवाब दिया, तो फिर उसे ही दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा। ये सुनते ही जानकी देवी चुप हो गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहू को वो सालों से दबाकर रखती थी, आज वही बहू अपने हक के लिए खड़ी हो गई है। कुछ देर बाद किशन धीरे से बोला, भाभी, हम सब यहीं रहेंगे, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सपना ने बस इतना कहा, मुझे भी यही चाहिए, बस सम्मान के साथ। उस दिन के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया। अब सपना से कोई उसकी कमाई का हिसाब नहीं पूछता था और ना ही उसे घर से निकालने की धमकी देता था, क्योंकि अब सबको पता चल चुका था कि इस घर को बचाने वाली बहू ही थी। जानकी देवी की खामोशी और सोनम की झुकी हुई नजरें बता रही थी कि सत्ता की चाबियां अब बदल चुकी हैं। सपना ने अपनी मेहनत से न केवल उस घर की छत को गिरने से बचाया था, बल्कि रिश्तों के बीच पसरी उस गलतफहमी को भी साफ कर दिया था कि बहू केवल एक जिम्मेदारी है। उस रात जब सपना सोई तो उसे एहसास हुआ कि घर ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि उस हक से बनता है जिसे कोई आपसे छीन ना सके। घर किसका होता है, इस सवाल का जवाब अब कागजों में नहीं, बल्कि सपना के उस निडर आत्मविश्वास में था, जिसने उसे एक सहारा से उस घर का स्तंभ बना दिया था। सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, लेकिन जब सहनशीलता को कमजोरी मानकर आत्मसम्मान पर चोट की जाए तो अपनी शक्ति का परिचय देना अनिवार्य हो जाता है। सपना के फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।